गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है, तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। देखते हैं आज के दिन 10 सितंबर के दिन देश और दुनिया के इतिहास में क्या घटनाएं हुई थी। देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे 1785 में एशिया ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1846 में सिलाई मशीन देने वाले आविष्कारक एलाइस होवे ने आज ही के दिन सिलाई मशीन का पेटेंट करवाया था। 1926 में जर्मनी मित्र राष्ट्रों के संघ में शामिल हो गया था। जर्मनी जो था मित्र राष्ट्र संघों में शामिल हो गया था। 1966 में भारतीय संसद ने पंजाब और हरियाणा राज्य के निर्माण पर स्वीकृति प्रदान कर दी थी। आज के ही दिन भारतीय संसद ने पंजाब और हरियाणा दो राज्य को अलग से बनाने के लिए यहाँ पे स्वीकृति मिली थी। कब? 1966 में। 1972 में भारत के जाने माने फिल्म निदेशक अनुराग कश्यप जी का जन्म हुआ था। फिर क्या है, 1973 में सेंट्रल लंदन में बम धमाके हुए थे। और इसी के साथ 2002 में स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। 2002 में 2008 में स्विट्जरलैंड की सन प्रयोगशाला के लार्ज ड्रेटॉन कोलाइडर में सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग शुरू किया गया था। तो ये सबसे बड़ा एक वैज्ञानिक प्रयोग था जो अपनी सदी का या अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा एक वैज्ञानिक प्रयोग था। धरती के बहुत नीचे एक होल बनाया गया था, वहां पर इस प्रयोग को किया गया था। ये बहुत फेमस भी था उस समय पे। 2008 में शुरू किया गया था और 2012 में ये कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे बात करेंगे। 10 सितंबर के दिन ही, आज के ही दिन 1976 को दिल्ली के पालम हवाई अड्डे से इंडियन एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान ने 66 यात्रियों के साथ मुंबई, अब जो कि तब उस टाइम में मुंबई बोला जाता था उसको, के लिए उड़ान भरी थी। रास्ते में दो अपहरणकर्ताओं ने पायलट को पिस्तौल दिखाकर विमान का अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ता विमान को लीबिया ले जाना चाह रहे थे, लेकिन पायलट की समझदारी से विमान को लाहौर ले जाया गया और वहां पाकिस्तानी अधिकारियों के सहयोग से विमान यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित मुक्त कराया गया। यह घटना दोनों देशों की सरकारों के अनूठे तालमेल की एक अच्छी मिसाल थी। यहाँ पे चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे करंट अफेयर्स का आज की क्लास में। तो क्या था? वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को क्या नया नाम रखा था? ऑप्शन है आपके पास FI, VI, DI या फिर NI। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर अपना जॉइंट वेंचर बनाया, तो उसका नया नाम उन्होंने क्या रखा? आपको इसका नाम बताना है। चलिए इसका आंसर रहने वाला है VI। अब इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और जान लेते हैं। वोडाफोन इंडिया ने नया ब्रांड VI को लॉन्च किया। वोडाफोन का V और आइडिया का I। इस नए ब्रांड की नज़र भविष्य की संभावनाओं पर टिकी होंगी। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। वोडाफोन और आइडिया दो ब्रांड का एकीकरण दुनिया में टेलीकॉम सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा एकीकरण है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को समायोजित सकल आय AGR इसको बोला जाता है के बकाये को चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया है। यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि भाई आपका जो भी AGR बकाया है उसको आपको 10 साल तक के लिए आपको मैंने छूट दे दी है, तब तक आप चुका सकते हैं। परंतु 2021 से आपको हर महीने उसकी एक जो किस्त है वो आपको चुकानी पड़ेगी। आप उसकी किस्त चुकाते जाइए और 10 साल तक का आपको समय दे दिए कि आप इकट्ठा मत चुकाइए, आप EMI जैसे बना दिए कि आप उसको किस्तों में चुका सकते हैं नेक्स्ट ईयर से। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 8 सितंबर, 12 अगस्त, 5 मार्च या फिर 10 जनवरी। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है?
चलिए इसका आंसर रहने वाला है 8 सितंबर। पूरे विश्व में साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में लोगों के प्रति शिक्षा को प्राथमिकता देने के बढ़ावा देना है। पहला विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर 1966 में मनाया गया था। तो हमारे लिए काम की चीज क्या मिल गई भाई कि पहला साक्षरता दिवस, विश्व साक्षरता दिवस जो है वो कब मनाया गया था? 1966 में मनाया गया था 8 सितंबर को। दुनिया भर में विश्व साक्षरता दिवस के दिन कई समारोह का आयोजन किया जाता है। इस दिन यूनेस्को पेरिस स्थित अपने मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के पुरस्कार भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान HSDDV तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजिकल गाइडेंस यान जिसको हम बोल सकते हैं, डायरेक्टेड यान जिसको हम बोल सकते हैं, HSTDV तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश कौन बन गया है? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। ऑप्शन है चीन, रूस, भारत या फिर जापान। चलिए इसका आंसर रहने वाला है भारत। भारत ने स्वदेश में विकसित हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान HSTDV का सफल प्रायोगिक उड़ान परीक्षण कर लिया। इससे भविष्य में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और हवाई रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने की उम्मीदें हैं। HSTDV को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है, जो हाइपरसोनिक प्रणोदन प्रौद्योगिकी मतलब जिसको हम रिपल्शन करते हैं, मतलब जिसको हम आगे बढ़ाते हैं, स्ट्राइक करते हैं, फायर करते हैं, की प्रणाली पर या टेक्नोलॉजी पर आधारित है। भारत अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैयार करने की तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। तो यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी है, ये कैसी टेक्नोलॉजी है? ये कहलाती है टेक्नोलॉजी हमारी प्रणोदन टेक्नोलॉजी। इसको हम बोल सकते हैं प्रपल्शन टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है इसको इंग्लिश में। कहने का मतलब ये है जैसे रॉकेट जिस टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है ना, उसी टेक्नोलॉजी पर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, प्रणोदन टेक्नोलॉजी पर इसको विकसित किया गया, जिसका नाम क्या था हमारा? HSTDV। अभी तक यह तकनीक सिर्फ अमेरिका, रूस और चाइना के पास ही थी। अब हम चौथे नंबर के हो गए हैं जिसने ये टेक्नोलॉजी को विकसित किया है और ये मिसाइल बनाने की तैयारी हमने कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया? ऑप्शन है आपका डॉक्टर गोविंद स्वरूप, डॉक्टर राहुल सचदेवा, डॉक्टर अनिल त्यागी या फिर डॉक्टर अनुपम स्वरूप। किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया? रेडियो खगोल विज्ञान। चलिए इसका आंसर रहने वाला है डॉक्टर गोविंद स्वरूप। भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक डॉक्टर गोविंद स्वरूप का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। डॉक्टर गोविंद स्वरूप को रेडियो खगोल विज्ञान में फ्रंट लाइन अनुसंधान के लिए सरल, नवीन एवं शक्तिशाली अवलोकन सुविधाओं के निर्माण में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है। ये फेमस क्यों थे भाई? इन्होंने क्या किया था कि जो रेडियो खगोल विज्ञान है, इसको फ्रंट लाइन में रहते हुए अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए सरल एवं नई टेक्नोलॉजी के बारे में सुविधाओं का निर्माण करने में इनकी उपलब्धि थी। पुणे के पास नारायण गांव में विशाल माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT की स्थापना डॉक्टर स्वरूप के मार्गदर्शन में ही की गई थी। उन्हें पद्मश्री के साथ साथ डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, HK फिदोरिया पुरस्कार और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है डॉक्टर गोविंद स्वरूप जी। आगे बढ़ेंगे। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता निम्न में से कौन है? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का विजेता आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास वॉल्टेरी बोटास, लुइस हैमिल्टन, पियरे गैलेसी या फिर मैक्स वेस्टापेन। चलिए इसका आंसर है पियरे गैसली। पियरे गैसली स्केडाइड अल्फा टोरी फ्रांस से इटली के ऑटोड्रोमो नाजियोलुइन मोजा में आयोजित फॉर्मूला 1
इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली। यह उनकी पहली ग्रैंड प्रिक्स जीत थी। इस रेस में कार्लोस सेंज जूनियर मैकलारेन स्पेन के दूसरे स्थान पर रहे, जबकि लॉस स्ट्रोक रेसिंग पॉइंट कनाडा में तीसरे स्थान पर रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। फिच रेटिंग्स जो होती है, इसका मेन काम ही होता है कि जो दुनिया की जितनी भी अलग अलग कंट्रीज हैं उनकी अर्थव्यवस्था क्या चल रही है उसके ऊपर ये रेटिंग निकालता है। तो इसके हिसाब से इन्होंने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की भारी गिरावट, नुकसान पर रहने वाली है, ये बताया था। ऑप्शन है आपके पास 12.5%, 10.5%, 15.5% या फिर 20.5%। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। चलिए इसका आंसर रहने वाला है 10.5%। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 23.9% की गिरावट आई थी। यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट में सबसे ऊंचे आंकड़ों में से एक है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में सख्त लॉकडाउन लगाया गया था। इससे अर्थव्यवस्था में गिरावट की एक बहुत बड़ी वजह भी माना जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्यों को सरकारी विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन के बारे में कितने सदस्यों की समिति का गठन किया गया। ऑप्शन है आपके पास 4 सदस्य, 5 सदस्य, 7 सदस्य या फिर 3 सदस्य। क्या बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की सरकारी विज्ञापनों की, भाई आपको कैसे विज्ञापन देना है, सरकारी डिपार्टमेंट से कैसे विज्ञापन जाना है, इसके ऊपर कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। तो इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप एक कमेटी बनाइए। चलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है, इसका आंसर रहने वाला है 3 सदस्य। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्यों को सरकारी विज्ञापनों के विषय वस्तु के नियमन के बारे में 3 सदस्यों की समिति गठन करना है। कर्नाटक, गोवा, मिजोरम और नागालैंड पहले ही ऐसी राज्य स्तरीय समितियों का गठन कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसी ही समिति गठित करने की सहमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के 13 मई 2015 के निर्देश पर भारत सरकार ने 6 अप्रैल 2016 को सभी मीडिया मंचों पर सरकारी खर्च वाले विज्ञापनों की विषय वस्तु के नियमन की देखरेख के लिए 3 सदस्यों की समिति गठन किया था। तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई आप जो भी ऐड दिखा रहे हैं, सरकारी विभाग जो है उसके लिए एक कमेटी गठित होगी। आप अपने दिशा निर्देश तय करिए, आप गाइडेंस रखिए कि क्या हमको दिखाना है और कितने सारी चीजें रहेंगी पूरी। ये सारी चीजें किसने मतलब ऑर्डर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि भाई आप एक समिति बनाइए जिसके बारे में इसको गाइडेंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल्स के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने के निर्णय हेतु कितने सप्ताह का समय दिया है। ऑप्शन है आपके पास 12 सप्ताह, 15 सप्ताह, 22 सप्ताह या फिर 32 सप्ताह। चलिए इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर रहने वाला है 12 सप्ताह। वर्तमान में असम राइफल्स का नियंत्रण गृह मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। असम राइफल गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। यह बल भारतीय सेना के साथ मिलकर पूर्वोत्तर में कानून व्यवस्था के रखरखाव के अलावा भारत म्यांमार सीमा की रक्षा भी करता है। असम राइफल्स का गठन वर्ष 1885 में कछार लेवी नामक एक एकल सैन्य बल के रूप में पूर्वोत्तर भारत में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई आप क्लियर करिए, मतलब दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए कि केंद्र सरकार को कि आप क्लियर करिए कि इनका जो नियंत्रण रहेगा वो किसके पास रहेगा। आपको ये क्लियर करना है। अभी तक क्या था यहाँ पे, इसका जो नियंत्रण था वो किसके साथ में था, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय संयुक्त रूप से कर रहा था। तो यहाँ पे बोले आप क्लियर करिए कि भाई इसका नियंत्रण किसके साथ में रहेगा, या तो गृह मंत्रालय देख ले या तो फिर रक्षा मंत्रालय देख ले। दोनों देखने में विरोधाभास की स्थितियां होती हैं
और कभी कभी काम या जो भी प्रपोजल्स होते हैं वो वहां पे रुक जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि आप डिसाइड कर लीजिए कौन देखेगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पुरानी योजना स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया? ऑप्शन है आपका पंजाब, तमिलनाडु, असम या फिर बिहार। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। कौन सी राज्य सरकार ने पुरानी योजना स्वयं फिर से लॉन्च की है? चलिए इसका आंसर है असम। इस योजना का उद्देश्य राज्य के लगभग 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना। इससे स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई यहाँ पे हमको स्वयं का फुल फॉर्म मिल गया। यहाँ पे क्या हुआ स्वयं का फुल फॉर्म? स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना स्वयं। यह असम युवाओं को विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र में आय सृजन की गतिविधियां करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक प्रमुख कार्यक्रम है। तो यहाँ पे इनका मेन मोटो क्या हो गया कि असम के युवाओं के लिए निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में आय सृजन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत स्थायी विकास सुनिश्चित करने वाले पारंपरिक कारीगरों के आय स्तर में वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान भी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी? ऑप्शन है आपके पास उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब या फिर तमिलनाडु। अभी लॉकडाउन की वजह से वैसे ही सरकार का बहुत नुकसान हो रहा है, आम आदमी का तो हो ही रहा है। यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और जैसे कि यहाँ पे पर्यटन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनका नुकसान हो रहा है। तो इसको देखते हुए राज्य सरकार ने नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की। तो किस राज्य में ये शुरू की गई, आपको इसका आंसर बताना है। चलिए इसका आंसर रहने वाला है उड़ीसा। कोरोना संकट के दौरान ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा सरकार ने राज्य पर्यटन विभाग को सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी के तहत चुनिंदा नदियों में क्रूज चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ए.के. त्रिपाठी ने विशेषज्ञों और हितधारकों के साथ एक बैठक में चर्चा करने के पश्चात ये निर्देश जारी किए। तो यहाँ पे काम की चीजें क्या मिल गई कि भाई मुख्य सचिव कौन है? ए.के. त्रिपाठी। कहाँ के? पर्यटन विभाग के। चलिए ठीक है। और इनका मेन काम क्या था कि जो पर्यटन जो क्षेत्र हमारा जो नुकसान में जा रहा है उसको हमको बढ़ाना है। पर्यटन सचिव वी.के. देव ने कहा कि महानदी, चिल्का झील और डंगमाला आरक्षित वन के जल मार्ग में क्रूज सर्किट का निर्माण किया जा सकता है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स के क्विज। अब कुछ आर्टिकल्स भी जान लेते हैं। ये तो थे हमारे करंट अफेयर्स के क्विज। कुछ आर्टिकल्स को भी हम जान लेते हैं। क्या है? केंद्रीय 2021 में 2021 में लॉन्च हो सकता है चंद्रयान 3 का प्रोग्राम। केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। चलिए काम की चीज क्या मिल गई हमको? केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री कौन हो गए? डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो गए। इन्होंने 6 सितंबर 2020 को यह सूचित किया कि वर्ष 2021 के शुरू में भारत के चंद्रमा के मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि चंद्रयान 2 के विपरीत इस मिशन में ऑर्बिटर शामिल नहीं हो, इसमें एक रोवर और एक लैंडर शामिल होंगे। सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 की कठिन लैंडिंग के बाद भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसका फुल फॉर्म हो गया इसरो का, ने वर्ष 2020 के बाद में चंद्रमा के लिए एक और मिशन की तैयारी की थी यहाँ पे। हालांकि इसरो के कई प्रोजेक्ट और मिशन महामारी और लॉकडाउन की वजह से रुके पड़े थे। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के बारे में और भी कुछ जान लेते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बयान के अनुसार चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण वर्ष 2021 के शुरू में होने की संभावना है। उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का एक मिशन रिपीट होगा और इसमें चंद्रयान 2 के समान ही एक रोवर और लैंडर भी शामिल होंगे, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। यहाँ पे इन्हें क्लियर कर दिया था। भारत द्वारा चंद्रयान 2 का सफल प्रक्षेपण भी देख लेते हैं। हम सारे यहाँ पे प्रोग्राम जितने हुए थे एक एक करके सारी चीजें देख लेते हैं चंद्रयान से रिलेटेड। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की योजना के तहत चंद्रयान 2 को भारत द्वारा 22 जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था। हालांकि विक्रम लैंडर 7 सितंबर 2020 को चंद्रमा की सतह पर उतरा।
जिसने भारत के अपने पहले प्रयासों में चंद्र सतह को सफलतापूर्वक छूने वाला राष्ट्र बनने के सपने को भी साकार होने से पहले ही तोड़ दिया। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार मिशन के ऑर्बिटर्स ठीक काम कर रहे हैं और डाटा भी भेज रहे हैं। चंद्रयान 1 की बात कर लेते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह बताया कि वर्ष 2008 में चंद्रमा पर भेजा गया इसरो का पहला मिशन चंद्रयान 1 दिखा रहा है कि पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा के ध्रुवों पर जंग लग रही है। तो यहाँ पे काम की चीज क्या मिल गई कि भाई जो पहला हमने चंद्रयान 1 मिशन भेजा था वो 2008 में भेजा गया था और इससे क्या रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि चंद्रमा के ध्रुवों पर जंग लग रही है। उन्होंने आगे यह बताया, यह निष्कर्ष निकाला कि भले ही चंद्रमा की सतह को लोहे से समृद्ध चट्टानों के तौर पर जाना जाता है, यहाँ ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति के सबूत नहीं मिलते। दोनों तत्व जो जंग पैदा करने के लिए लोहे के साथ परस्पर क्रिया करने के लिए आवश्यक होते हैं। कौन कौन से? पानी भी होना चाहिए यहाँ पे। नेशनल एरोनॉटिकल्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि पृथ्वी का अपना वायुमंडल इस काम में सहायता दे रहा है, जिसका यह अर्थ यह है कि पृथ्वी का वातावरण चंद्रमा की रक्षा भी कर सकता है। इस प्रकार चंद्रयान 1 से प्राप्त चंद्रमा का डाटा यह इंगित करता है कि चंद्रमा के ध्रुवों पर पानी उपलब्ध है और यही बात है जिसे वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिली कि इसरो ने ये पाया, चंद्रयान 1 जो हमने भेजा था उससे जो इमेजेस मिली थी उससे हमको समझ में आया कि चंद्रमा के ध्रुवों पर जंग लग रही है। अब जंग तभी लगेगी ना जब वही वहां पे पानी होगा। तो यहाँ पे ये अटकलें लगाई जा रही हैं, संभावनाएं व्यक्त करी जा रही हैं कि चंद्रमा पर कभी ना कभी पानी था, इसलिए वहां पे जंग लग रही है। ठीक है, तो यही चीज जो थी वैज्ञानिक इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो था आज का हमारा आर्टिकल्स चंद्रयान मिशन के बारे में, जो कि 2021 में चंद्रयान 3 मिशन हमारा लॉन्च होने वाला है। तो हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू।